तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप लोगों को आवाज़ आ रही है बेटा सबको, और मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? वालेकुम अस्सलाम सैयद। नहीं, मैं वेट कर रहा था स्टूडेंट्स का आने का। अभी भी 30 स्टूडेंट्स आए हैं, हमारी स्ट्रेंथ 40 से अबव है, क्योंकि आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इसलिए। बट बिफोर वी स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक, कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस असाइन किए थे, तो उसमें से क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 जो है वो मैंने कहा था मैं करा दूंगा आपको। तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ अभी। इसके अलावा भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई हो आगे क्वेश्चन 32 तक, तो वो भी चैट में लिख दीजिएगा, बाद में मैं समझा दूंगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसमें लिखा हुआ है कि यूज ऑफ डेटा बुकलेट इज रेलेवेंट टू दिस क्वेश्चन। यानी कि अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको डेटा बुकलेट की जरूरत पड़ेगी। अब डेटा बुकलेट में 10 टेबल हैं, उसमें से किसी भी टेबल की जरूरत पड़ सकती है। वैसे आपको इसको सॉल्व करने के लिए पीरियोडिक टेबल की जरूरत पड़ेगी। इसमें इन्होंने एक स्टेटमेंट बीच में लिखी हुई है कि जिन एलिमेंट्स के आइसोटोप्स होते हैं उनमें से वो वाला आइसोटोप ज्यादा स्टेबल होता है जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद 126 हो। ठीक है, पर सवाल ये करते हैं कि बताओ इनमें से नीचे दिए गए एलिमेंट्स में से कौन अनस्टेबल है। यानी कि बात का मतलब ये हुआ कि वो आपसे कह रहे हैं कि जिसके न्यूट्रॉन 126 होंगे वो स्टेबल है। फिर वो आपसे पूछते हैं कि कौन अनस्टेबल है, तो जाहिर सी बात है जिसके न्यूट्रॉन 126 नहीं होंगे उसको ढूंढना है। तो प्योरिटी टेबल इसलिए रेलेवेंट था क्योंकि आपको प्योरिटी टेबल खोलकर, जैसे ये रहा प्योरिटी टेबल, इन एलिमेंट्स को ढूंढना था कि इनके प्रोटॉन नंबर कहाँ हैं। ये रही एलिमेंट चारों साथ में, ये रहे। ए लेवल्स के प्योरिटी टेबल में प्रोटॉन नंबर ऊपर दिए हुए हैं, और ये बात की में बताई हुई है। प्योरिटी टेबल में जो की होती है उसमें बताई हुई है कि प्रोटॉन नंबर्स ऊपर हैं। तो ये हैं प्रोटॉन नंबर्स 81, 82, 83 और 84। आपने डेटा बुकलेट में से सिर्फ प्रोटॉन नंबर्स लेने थे। जब आपने प्रोटॉन नंबर्स ले लिए यहाँ से, वो मैंने यहाँ क्वेश्चन में नीचे मार्क कर दिए हैं, तो फिर आपने क्या करना था, जो क्वेश्चन के अंदर मास दिया हुआ है उसमें से प्रोटॉन नंबर माइनस करने थे। आपके जो पहले तीन ऑप्शंस हैं ए, बी और सी, इनमें जब आप माइनस करेंगे तो इन सब में प्रोटॉन्स 126 निकलेंगे। ठीक है, इसलिए ये आपका आंसर नहीं है। पर जो डी है इसके अंदर 126 नहीं आ रहे, इसलिए ये अनस्टेबल है और इसलिए ये आपका आंसर है। ठीक है, इसमें जरा मैं हर बच्चे से फीडबैक ले लूं यहाँ पे। यस सर, क्लियर। क्लियर है बेटा सबको 11? यस सर। जी सर। जिसको ना हो वो रिपीट के लिए रिक्वेस्ट दे दे या कुछ पूछ ले जो बात समझ में नहीं आई उसको। अच्छा जी, वो ज्यादा बेहतर होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसके दो शर्तें हैं। वो शर्त मैं यहाँ मिटा कर दोबारा लिख रहा हूँ, जरा ये मैं मिटा रहा हूँ ताकि आपको वो दो शर्तें समझ में आ जाए। पहली शर्त है उसकी कि उसको ढूंढो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो प्रोटॉन से, उसे ढूंढो। तो कॉमन सेंस की बात है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा होंगे तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, पहली शर्त ये है इसकी, ये रही पहली शर्त। मोर इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स, ये रही पहली शर्त। तो इस पे क्या हुआ कि मैंने फौरन से बी पे क्रॉस लगा दिया, बी मैंने कैंसिल कर दिया क्योंकि उस पे प्लस चार्ज था। ये पहली शर्त से उस पे अप्लाई होगी जिस पे माइनस चार्ज है। ठीक है, उसके बाद आपने डायरेक्ट दूसरी शर्त पे फोकस करना है जो कि यहाँ दी हुई है, मोर प्रोटॉन्स देन न्यूट्रॉन्स। ये दूसरी शर्त है, प्रोटॉन्स की तादाद ज्यादा होना चाहिए न्यूट्रॉन्स से। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा कि मैं ए, सी और डी में इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकालूंगा, क्योंकि बेटा देखो जब
जब नेगेटिव चार्ज आया हुआ है ना इन सब पे, ए सी और डी पर, तो इन पे पहली शर्त अप्लाई हुई हुई है। अब आप पहली शर्त के बारे में भूल जाएं कि भाई वो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा है। अब आप, ये बेवकूफाना बात होगी कि आप एक नेगेटिव चार्ज वाली चीज के अंदर ये देखने में लग जाएं क्या उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा है। बिल्कुल ज्यादा है, तभी तो उस पर नेगेटिव चार्ज आया हुआ है। आप अपना टाइम इन्वेस्ट करें अब दूसरी शर्त को देखने में कि इनमें से किस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ज्यादा है। तो मैंने ए को सॉल्व किया हुआ है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो बीच में जगह है इसमें दी हुई है। तो अगर आप ड्यूट्रियम के अंदर प्रोटॉन नंबर देखें तो नीचे 1 दिया हुआ है, तो प्रोटॉन मैंने 1 लिखा है। न्यूट्रॉन निकालने के लिए ड्यूट्रियम का मास है 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन 1 आएंगे। तो डी में तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर है, मतलब ड्यूट्रियम में, ए में, ऑप्शन ए में जो सिंबल डी दिया हुआ है उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर है, इसलिए मैंने ए कैंसिल कर दिया। अब जब मैं सी पे जाता हूं तो सी में मुझे ओ डी नेगेटिव दिखता है। ओ डी का मतलब है ऑक्सीजन और ड्यूट्रियम। ऑक्सीजन में प्रोटॉन 8 है और ड्यूट्रियम में प्रोटॉन 1 है, तो ये मिलाकर हो गया 9। अच्छा, ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन 8 है और ड्यूट्रियम में न्यूट्रॉन 1 है, ये मिलाकर भी हो गया 9। तो ये दोनों फिर बराबर हो गए, सी फिर कैंसिल हो गया, पीछे बचा डी और वो आपका आंसर है। क्यों? क्योंकि उसमें ओ एच है। ऑक्सीजन में प्रोटॉन है 8 और हाइड्रोजन में प्रोटॉन है 1, ये मिलाकर फिर से 9 हुआ। और हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होते, तो सिर्फ ऑक्सीजन के न्यूट्रॉन है यहाँ पर होंगे जो कि 8। तो हाइड्रोजन में 1 माइनस 1 इज 0, तो न्यूट्रॉन आ जाएंगे 8। सेकंड कंडीशन अप्लाई हो जाएगी डी में। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो वो चैट में पूछ ले भाई। अच्छा सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। क्वेश्चन नंबर 13 में इन्होंने आपसे कहा हुआ है कि डाटा बुकलेट का यूज रेलेवेंट है। वो इसलिए रेलेवेंट है कि पीरियोडिक टेबल से आपने इन सबके प्रोटॉन नंबर देखना है। इन्होंने एक फॉर्मूला दिया हुआ है Ca ब्रैकेट HCO3 ब्रैकेट क्लोज ट्वाइस। इसका मतलब ये होता है कि जो ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा हुआ है ना, ये कैल्शियम का चार्ज है, और जो कैल्शियम के आगे नीचे 1 लिखा हुआ है ये HCO3 का चार्ज है। तो इससे स्टूडेंट ये पता लगाएगा कि कैल्शियम का चार्ज 2 प्लस है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, और HCO3 का जो चार्ज है, HCO3 के ओवरऑल ऊपर चार्ज -1 है। ये बात बच्चा पता लगाएगा, ठीक है। HCO3 के ऊपर -1 चार्ज है। उसके बाद वो पीरियोडिक टेबल में जाएगा और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स देखेगा। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है 1, क्योंकि उसने आपसे पूछा है कि टोटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन कार्बोनेट एनाइन। HCO3 में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो HCO3 किससे मिलके बना हुआ है? HCO3 H हाइड्रोजन, 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। तो मैंने इन तीनों के इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए हैं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एक दफा लिया है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन एक दफा लिया है, कार्बन में इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को 3 से मल्टीप्लाई किया है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन 3 है। एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 टाइम्स किया उसको। ये सब ऐड करने के बाद एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाला है। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसलिए डाला है क्योंकि ये -1 का चार्ज है। -1 का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ हुआ है, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मैंने डाला। यहाँ तक जो है, यहाँ तक तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ HCO3 के हो गए, फिर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड किया मैंने 1 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल आंसर 32 आया। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ ले भाई। और आगे किसी क्वेश्चन में अगर आपने 32 तक सॉल्व किए थे, कोई इशू आ रहा है सर तो पूछ ले अभी। जी। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन कि 1 इलेक्ट्रॉन कैसे आया, लाइक वो -1 चार्ज है ना बेटा, यस सर। -1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। ओ अच्छा, सॉरी, थैंक यू, क्लियर।
कोई और क्वेश्चन है आपका 13 ऑनवर्ड 32 तक? नो सर। 25 पूछ रही है, अच्छा। ट्वेंटी फाइव के अंदर आपको H3 आयन की कॉम्पोजिशन बतानी है इसकी। H3 का मतलब है उसमें 3 H है, ठीक है, और उसके बाद उसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम कर देना है आपने। तो प्रोटॉन तो इस तरह निकलेंगे कि इसका प्रोटॉन 1 है, इसका प्रोटॉन 1 है, इसका प्रोटॉन 1 है, तो प्रोटॉन टोटल हो जाएंगे 3। सही है। इलेक्ट्रॉन ऐसे निकलेंगे, सबके इलेक्ट्रॉन ऐड करें 3 और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दें। सबके इलेक्ट्रॉन ऐड करें 1 1 1 3 और फिर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज करें। लूज इसलिए हुए हैं क्योंकि चार्ज +1 है, तो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन तो इनमें से किसी में नहीं होते बेटा, 0 + 0 + 0। न्यूट्रॉन किसी में हाइड्रोजन में होते ही नहीं है, तो न्यूट्रॉन रहेंगे 0। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी। जी जूबिया, क्लियर है बेटा आपको ये? कोई और सवाल किसी का? फातिमा माइक अनम्यूट करके पूछें, आपको क्या बात समझ नहीं आई इसमें? सर मैं ये पूछ रही हूँ कि एक सेकेंड। हाँ सर, मैं ये पूछ रही हूँ कि अब जैसे हमारे पास ये H2+ है और ये H3+ है, तो हमारे पास ये नहीं हो सकता कि ये एक ड्यूट्रियम है, दूसरा जो है क्या नाम है टाइट्रियम है, तो उसमें सब में न्यूट्रॉन उसमें 0 तो नहीं होगा ना? मतलब 0 तो नहीं होगा ना फिर न्यूट्रॉन, क्योंकि अगर ये आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रो, हम ये कैसे पता लगाएंगे कि ये तो आइसोटोप्स है ना हाइड्रोजन के, तो इनमें न्यूट्रॉन 0 कहाँ से होगा? 1 मिनट होल्ड पे रहिएगा, हेलो। एक सेकंड में, 1 सेकंड होल्ड पे रहिएगा, कॉल आ रही है बेटा। अच्छा सर। 1 मिनट, मैंने आपकी बात सुन ली है, 1 मिनट प्लीज। बेटा आप लोगों को 5 मिनट्स वेट करना पड़ेगा प्लीज। ओके सर।
Sorry, that was bit important call. So जी कौन था हमारे साथ? फातिमा थी, राइट? जी सर। आप न्यूट्रॉन्स का पूछ रही थी कुछ। सर मैं कह रही थी कि हम ये कैसे कंफर्म करेंगे कि ये मतलब मॉलिक्यूल्स हैं, आइसोटोप्स भी तो हो सकते हैं। अगर जैसे कोई बच्चा जिसको आंसर नहीं पता होता तो वो आइसोटोप भी कर आ जाता, उसको आइसोटोप समझ के भी कर सकता था, क्योंकि आइसोटोप्स भी आयन बनाते हैं। अच्छा, जैसे कि हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप हो सकता था ये? एक ड्यूट्रियम है और एक टाइट्रियम है, ऐसे करके। जैसे चलें एक करके पहले ड्यूट्रियम ले लेते हैं। ट्राइट्रियम लेना चाह रही हैं आप? जी चलें ट्राइट्रियम ले लेते हैं हम इसको। ट्राइट्रियम के अंदर कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 2 न्यूट्रॉन होते हैं ना। यस। ट्राइट्रियम जो होता है उसमें ऊपर मास नंबर होता है 3 और नीचे प्रोटॉन नंबर होता है 1। तो न्यूट्रॉन हो गए इसके 2। और सही? 1 प्रोटॉन। जी जी 1 प्रोटॉन लिखा है मैंने, प्रोटॉन नंबर तो चेंज नहीं होगा। अच्छा फातिमा लाइन पे है हमारे साथ? जी जी सर। तो ये तो फिर न्यूट्रॉन 6 आ जाएंगे आपके पास, ऑप्शन में है 6 न्यूट्रॉन। मतलब मैं कह रही हूँ जो नीचे जो 3 गिवन है, ये 3 मास नंबर है, क्या कि मॉलिक्यूल वो है, मॉलिक्यूल नंबर जो भी वो है, ये क्या है? 3 जो है ना, ये 3, इस 3 को अगर आप ट्राइट्रियम समझ रही हैं जो नीचे नंबर दिया हुआ है, जी जी। तो इसको आप 3 को ट्राइट्रियम मत समझें क्योंकि वो नंबर ऊपर होता है। अच्छा, ये फिक्स रूल है कि जो है जो अ, नीचे है ये क्या नाम है अपना, वो नहीं होता जो मैं समझ रही हूँ। ये फिक्स रूल है एक तरीके से, बिल्कुल। अभी जो सिचुएशन है, जो कॉन्टेक्स्ट है, सवाल का एक कॉन्टेक्स्ट होता है, ठीक है? इस सवाल के अंदर एक रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन में यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे हम? इसको ड्यूट्रियम थोड़ी बोलना शुरू हो जाएंगे क्योंकि नीचे 2 है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। नहीं तो इसके नीचे तो 2 लिखा हुआ है, तो उसको ड्यूट्रियम बोल देते हैं हम। अरे नहीं, सॉरी, सही सही सही, आप सही कह रहे हैं। तो ये जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ये, तो फिर अगला वाला ट्राइट्रियम क्यों हो जाएगा? अगले वाले में 3 हाइड्रोजन एटम हो गए ना। जब आप जी कह रही हैं जी यहाँ 2 हाइड्रोजन एटम है, तो फिर वो 3 हाइड्रोजन एटम है, ठीक है? जी, मतलब ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे O3 ओजोन का नहीं होता, जी बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह बिल्कुल, से ही है ना। उसी तरह है, बिल्कुल वही है। ओके सर, डन, क्लियर। तो भाई असल में कॉलेज में लाइट का इशू है तो बार बार कॉल कर रहे हैं। जी फैजान, हेलो फैजान, ओके। अच्छा, किसको समीर जुबैर किसको ऐड करने कह रहे हैं? फवाज, मेरे पास तो कोई शो नहीं हो रहा बेटा, फवाज के कोई वेटिंग रूम में है या कुछ इस तरह। एनी और चलें आगे स्टार्ट करते हैं टॉपिक को आपके आज। सो अब हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक नंबर 1.3 है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी लेवल्स एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक ऑर्बिटल, सॉरी। तो इसके अंदर लिखा हुआ है इन 1.3 each atom or ion described will be in the ground state. Only the elements hydrogen and hydrogen to krypton will be assessed. यानी कि पहली बात, ये जो ग्राउंड स्टेट है ना जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया, इसका मतलब आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। और आगे लिखा हुआ है कि सिर्फ हाइड्रोजन से क्रिप्टन तक के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है। हाइड्रोजन होता है प्रोटॉन नंबर 1, तो आपने प्रोटॉन 1 से 36 तक के एलिमेंट्स की बारे में पढ़ना है। आज की क्लास मेरी सिर्फ इस बात को समझाने में लग जाएगी, जो लर्निंग आउटकम नंबर 1 है, अंडरस्टैंड द टर्म्स शेल्स, सब शेल्स एंड ऑर्बिटल्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, ग्राउंड स्टेट लिमिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इनमें से भी 3 बुलेट पॉइंट में से जो पहले 2 बुलेट पॉइंट है ना, सिर्फ इसको समझाने में आज की क्लास लगेगी, ठीक है?
यहाँ तक साथ रहिएगा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि एक एटम में न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स किस तरह अरेंज है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्डर में अरेंज होते हैं। ये दो ऑर्डर हैं, आप किसी भी तरह पढ़ लें। या तो आप इसको पढ़ लें कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में होते हैं और ऑर्बिटल्स सब शेल्स में होते हैं और सब शेल्स शेल्स में होते हैं। या आप ये कहें कि शेल्स के अंदर सब शेल्स होते हैं, सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं और ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जो मैंने दोनों ऑर्डर लिखे हैं दोनों एक ही बात है। इनको समझने के बारे में पूरी क्लास है हमारी। ठीक है, हम इसको समझेंगे आज पूरी क्लास में। हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि जितने भी एटम होते हैं ना इस दुनिया में, उसमें 7 शेल होते हैं। हर एटम में 7 शेल्स होते हैं। जैसे अगर आप में से कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर हाइड्रोजन में तो सिर्फ एक शेल होता है, तो बेटा हम सिर्फ उस शेल को बनाते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है, बाकी हम बनाते नहीं है। हर एटम आइडेंटिकल होता है इन टर्म्स ऑफ शेल्स। ठीक है, अच्छा वो शेल अलग अलग डिस्टेंसेस पे जरूर हो सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है वो उस चीज को कंट्रोल करता है, बट शेल की तादाद हर एक में 7 होती है। हाइड्रोजन में आप सिर्फ एक शेल ड्रॉ करते आए हैं आज तक, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन सिर्फ वही होते हैं, खाली शेल्स को ड्रॉ नहीं किया जाता। तो हर एटम में एक ही जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो हर एटम में 7 शेल्स होते हैं। इन्हीं शेल्स को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स कहा जाता है। अब आप शेल्स को ए लेवल्स में एक और नाम से जानेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको आप n से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय लेटर n। ठीक है, हर शेल के अंदर, हर शेल में सब शेल्स होते हैं और उस सब शेल्स की तादाद उतनी होती है जो शेल के अपनी वैल्यू होती है n की। मतलब आप n1 पहला शेल जिसे कहते हैं कि भाई ये n1 है, पहला शेल है, तो 1 कहने का मतलब ही यही होता है कि उसमें एक सब शेल है। मतलब शेल का नंबर उसके सब शेल के ऊपर रख के दिया गया है। जिस जिस शेल में 2 सब शेल होंगे ना, उसको n2 कहते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं भाई n4 कौन होगा, तो आप फौरन से बोलोगे भाई शेल नंबर 4 वो होगा जिसमें 4 सब शेल्स होंगे। यानी कि शेल को सब शेल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं आपसे कोई बोलूं कि कोई 7th शेल है, 7वां शेल है, तो ये नंबर 7 सुनते साथ आपके जहन में आना चाहिए कि इसके अंदर 7 सब शेल्स होंगे। ठीक है, जो शेल का नंबर होगा उतने उसमें सब शेल्स होंगे। जी जूबिया, सब शेल्स अभी आपको मैं बताऊंगा, थोड़ा सा रुकें। अभी सिर्फ इतना समझेंगे, शेल्स के जो नंबर होते हैं वो आपको ये बताते हैं कि उनके अंदर उतने ही सब शेल्स होते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि अगर n का मतलब है 1, उसमें सिर्फ एक सब शेल है, और अगर n है 2 तो उसका मतलब है उसमें 2 सब शेल्स हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, सब शेल्स को सिंबल्स दिए गए हैं SPDFGHI। ये मैंने 7 लिखे हुए हैं। अगर आप गिने यहाँ पे, ये 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7वें शेल में, 7th शेल में ये सारे होंगे SPDFGHI। पर हमारा सिलेबस जो है SP और D से ज्यादा नहीं पड़ता है। मैंने इसलिए उनको ग्रीन से कलर किया हुआ है कि आप इन पे फोकस ज्यादा रखेंगे, आगे वाले आपके पास सिलेबस में नहीं आएंगे। ये सब शेल्स के सिंबल्स हैं। अच्छा, अब एक शर्त यह है कि द फर्स्ट सब शेल इन एनी शेल इज ऑलवेज S फॉलोड बाय P and D। अगर हम कहें कि भाई n की वैल्यू 1 है, आपने कहा n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1 का मतलब क्या हुआ, उसमें एक सब शेल है। अगला सवाल आता है कि भाई आपके पास तो 7 टाइप्स ऑफ सब शेल्स हैं, SPDFGHI, तो वो जो एक सब शेल है फर्स्ट शेल में, वो कौन सा है इसमें से? उसका जवाब है कि किसी भी शेल में जो पहला सब शेल आता है वो हमेशा S आता है।
ठीक है। अगर वो उसके बाद P आता है, उसके बाद D आता है, तो अगर हम कहें कि किसी की N की वैल्यू 2 है, कोई सेकंड शेल है, तो सेकंड शेल का मतलब हुआ उसमें 2 सब शेल्स होंगे। फिर वो 2 सब शेल्स कौन से होंगे? एक S होगा और एक P होगा। अगर आप कहते हो कि जी N की वैल्यू 3 है, तो 3 का मतलब उसमें 3 सब शेल्स होंगे। ठीक है, तो वो कौन से होंगे? S, P और D होंगे। अभी थोड़ा सा रुकिए बेटा, जो बच्चे सवाल पूछ रहे हैं मैं इसको टेबल की फॉर्म में एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, ये जो बॉक्सेस हैं ये ऑर्बिटल्स हैं। S के अंदर एक ऑर्बिटल होता है, P के अंदर 3 बॉक्सेस बने हुए हैं यानी कि 3 ऑर्बिटल होते हैं, D के अंदर 5 बॉक्सेस बने हुए हैं यानी कि 5 ऑर्बिटल होते हैं। ये ऑड नंबर में चल रहे हैं। अगले वाले में 7 ऑर्बिटल्स होंगे, ऑड नंबर्स में होते हैं। ठीक है, फिर उससे अगले वाले में 9 ऑर्बिटल्स होंगे क्योंकि दे आर इन ऑड नंबर्स, 1 3 5, अगला वाला 7। यानी कि अगर मैं आगे लिखूं कि F के अंदर 7 ऑर्बिटल्स होंगे, G के अंदर 9 ऑर्बिटल्स होंगे और I के अंदर 11 ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, ये ऑड नंबर में चलते हैं। और हर ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी कि इस एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अभी जो आपने एक लंबी सी कंफ्यूजिंग सी स्टेप्स पढ़े हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको मैं इस टेबल के जरिए एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ इस टेबल में मैंने सबसे टॉप पे नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है शेल। शेल को मैं एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ N। तो शेल कितने होते हैं? शेल का नंबर 1 2 3 4 5 6 7 होता है। मैंने 4 तक लिखा है, 5 6 7 अभी मैंने नहीं लिखा, मैं आई थिंक आपको अभी 4 तक ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये क्या है? 1 2 3 4 क्या है? ये आपके शेल की नंबर्स हैं, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। अब मैंने ये बताया कि शेल के अंदर सब शेल होते हैं, आपको ये बताया। अब अगर शेल का मतलब 1 है तो उसमें एक सब शेल होगा बस। शेल का नंबर 2 है तो उसमें 2 सब शेल्स होंगे। शेल का नंबर 3 है तो उसमें 3 सब शेल्स होंगे। तो मैं इसको एरो से बना रहा हूँ। इसका मतलब होगा इसमें एक सब शेल होगा। ठीक है, इसका मतलब होगा इसमें 2 सब शेल होंगे। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा इसमें 3 सब शेल होंगे। और 4 का मतलब होगा उसमें 4 सब शेल होंगे। ये बात समझ में आई बेटा? फोर का मतलब 4 सब शेल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल ये है कि किस सब शेल्स के नाम होते हैं? सब शेल्स के नाम होते हैं S, P और D नाम होता है। तो पहला सब शेल हमेशा S होता है। जब 1 में एक सब शेल होगा तो वो हमेशा S होगा। 2 में 2 सब शेल आने तो पहले 2 में S आएगा फिर P आएगा। फिर 3 में अगर 3 सब शेल आने तो पहले S आएगा, P आएगा, फिर D आएगा। और 4 में अगर 4 सब शेल आने तो पहले S आएगा, P आएगा, फिर D आएगा, फिर F आएगा। तो अब जरा चैट में मुझे लिखकर बताओ 5 में कौन कौन होगा? अगर 5 में पहला 5 में S होगा तो बाद में कौन कौन होगा? 5 में कितने होंगे, कौन कौन होगा बताओ? फिफ्थ मैंने बताया नहीं है। 5 में कौन कौन होना चाहिए इस सीक्वेंस के हिसाब से?
जी 5 में S P D F और G होना चाहिए। बिल्कुल, आपको सीक्वेंस समझ में आ गया। ठीक है, वेरी गुड, सीक्वेंस समझ में आ गया आप लोगों को। अच्छा, अब मैंने क्या बताया था ऊपर आपको कि S में कितने ऑर्बिटल होते हैं। यहाँ देखें ऊपर, S में कितने ऑर्बिटल होते हैं। 1 सर। तो जहां जहां S है वहां एक बॉक्स बनाऊंगा मैं। P में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, तो वहां वहां मैं 3 बॉक्स बनाऊंगा। और D में कितने होते हैं, 5, तो वहां मैं 5 बॉक्स बनाऊंगा। ठीक है, ये देखें 1 में सिर्फ एक S है तो मैंने एक बॉक्स बना दिया। ठीक है, 2 में एक S है, वहां एक बॉक्स बनाया है, साथ में P के 3 बॉक्स बनाए। थर्ड शेल में एक S है, उसका एक बॉक्स बनाया है, एक P है, उसके 3 बॉक्स बनाए हैं, और एक D है, उसके मैंने 5 बॉक्स बनाए हैं। फोर्थ शेल में मैंने बॉक्स बनाने के बजाय बॉक्स के नंबर्स लिख दिए क्योंकि मेरे पास जगह कम पड़ रही थी। यानी S की जगह एक बॉक्स बनेगा, P की जगह 3 बॉक्स बनेंगे, D की जगह 5 बॉक्स बनेंगे, और F की जगह 7 बॉक्स बनना चाहिए। और नंबर में आते हैं ना ये। ठीक है, ये बात क्लियर है। ऑर्बिटल्स कैसे बनाए मैंने, किस लॉजिक से बनाए ऑर्बिटल्स। सर इस Clear, बात को sir. प्लीज रिपीट कीजिएगा। जी एक्सक्यूज मी सर, सर ये पूछना था कि ये तो समझ आ गया ऑर्बिटल्स का, लेकिन जो सबसेल्स के कोफिशिएंट्स है जैसे 2s और 2p, 3s 3p, ये समझ नहीं आ रहा कि कोफिशिएंट इनके शेल के नंबर के साथ क्यों है। कोफिशिएंट आपको ये बता रहा है कि जैसे मैं आपसे बोलूं कि S सब शेल है, ठीक है, तो S सब शेल, कौन से शेल के S की बात हो रही है। S तो हर शेल में होता है, फर्स्ट शेल से लेके 7वें शेल तक सब में S होगा ना। यानी कि हर शेल में दो, एक s और एक p होगा ऐसे। नहीं, हर शेल में तो P नहीं होता, पहले शेल में S के अलावा होता ही नहीं है। पहले शेल में तो एक सब शेल है ना सिर्फ, उसमें तो S है। दूसरे से P स्टार्ट होगा, सब में होगा P, सेकंड ऑनवर्ड्स। सर ये ऑर्बिटल्स वाला कॉन्सेप्ट प्लीज वापस समझाते हैं। जी, ऑर्बिटल जो है, एक S में कितने ऑर्बिटल हैं बेटा। 1 इसलिए 1, जो फर्स्ट शेल है उसमें मैंने सिर्फ एक ऑर्बिटल बनाया हुआ है। सही है। P में कितने ऑर्बिटल हैं, P में 2 नहीं, नहीं भाई, इसके ये अंदर देखें 3 है, 3 में 3 है, 3 में 3 है। 3 हैं। तो अब जरा सेकंड शेल पे जाएं, सेकंड शेल में कौन कौन से सब शेल हैं। S और P। और अभी आपने मुझे बताया कि S में एक ऑर्बिटल है और P में 3 ऑर्बिटल है, वही नीचे बने हुए हैं। ये सही। सर ऑर्बिटल्स होते क्या है। वो एक अलग बात है, आपने पूछा था ऑर्बिटल कैसे बनाए, वो मैंने बता दिया, वो समझ में आई बात। जी वो तो आ गई मुझे। बस अभी वहीं तक रहना है। अच्छा जी, ठीक तो है। सबको यहाँ तक क्लियर है कि ऑर्बिटल किस तरह बने हुए हैं, बॉक्सेस किस लॉजिक से बने हुए हैं। तो अब जरा मुझे बताएं कि फिफ्थ शेल में टोटल ऑर्बिटल कितने बनेंगे। जैसे मैंने यहाँ टोटल करके लिखा हुआ है ना, जैसे कि मैंने सेकंड शेल में टोटल बॉक्सेस गिनकर 4 लिखे हुए हैं, 4 हो गए टोटल। थर्ड शेल में मैंने टोटल गिनने के बाद 9 लिखा हुआ है। फोर्थ शेल में मैंने इन सब का टोटल किया तो 16 लिखा हुआ है। तो अब बताएं फिफ्थ शेल में टोटल क्या बनेगा। सैफ भाई, सैफ अली भाई, 50 क्या बॉक्सेस, ऑर्बिटल नहीं भाई, सर 25। 25 सर, 25। यहां तक तो सेम होगा ना। नहीं, मैंने इलेक्ट्रॉन तो पूछे ही नहीं बेटा किसी से भी। 1 3 5 7 तक तो सेम होगा ना फिफ्थ शेल में। आगे एक और ऑर्बिटल आएगा जो आपने बताया जी, जी सब शेल आएगा तो उसमें 9 ऑर्बिटल होंगे, 7 के बाद 9 ऐड हो जाएगा, 25 होंगे। ये सीक्वेंस है,
ठीक है। उसके बाद ये जो लास्ट लाइन लिखी हुई है ब्लैक कलर से कि हर ऑर्बिटल में, यानी कि एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अब मैंने ऑर्बिटल के नीचे इलेक्ट्रॉन लिखे हुए, तो क्योंकि यहाँ पहले वाले कॉलम में एक बॉक्स बना हुआ है तो उसके अंदर नीचे मैंने कितने इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं? 2। ठीक है, आप ओ लेवल में यही पढ़ते थे ना कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। आप शेल के बाद डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन पढ़ते थे ओ लेवल में। मुझे बताओ सेकंड शेल में आप कितने इलेक्ट्रॉन पढ़कर आए कि सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 8. 8 सर। 8 इसलिए आते हैं क्योंकि उसके अंदर 4 ऑर्बिटल होते हैं। ये फॉर्मूला था ना आपके ओ लेवल में, 2n² था फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन पता करने का। कुछ टीचर्स क्या करते हैं कि बच्चों को सिर्फ डायरेक्ट याद करवाते हैं कि भाई सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और एक्चुअली वो इस फॉर्मूले से निकलते हैं, 2n²। बहुत सारे बच्चों ने आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं कर सकते, उसका बुक में है ये फॉर्मूला। 2n² से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो अगर आप n की जगह 2 डालेंगे, सेकंड शेल की वैल्यू 2 डालेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 टाइम्स 2 इज 8। एक्चुअली क्या होता था, n का स्क्वायर ऑर्बिटल देता था आपको, जो फॉर्मूले में n का स्क्वायर था उससे ऑर्बिटल निकलते थे। 2 का स्क्वायर करें, क्या आएगा आंसर? 4। वो उसके ऑर्बिटल हैं, देखें इसमें कितने ऑर्बिटल हैं? 4। मल्टीप्लाई बाय 2 इसलिए था क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जितने ऑर्बिटल होंगे इलेक्ट्रॉन उससे दुगने हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन हो गए 8, इसलिए मैंने 4 के बाद डायरेक्ट एरो बनाया हुआ है 8 पे। पर एक्चुअली क्या होता है, जो आपकी अपग्रेडेड नॉलेज है, अब नई अपग्रेडेड नॉलेज है, ओ लेवल में आप ये पढ़कर आए हैं कि सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आप ये पढ़ रहे हैं कि एक्चुअली सेकंड शेल में 2 सब शेल होते हैं, एस और पी। एस में 1 ऑर्बिटल होता है और पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, इन्हें मिलाकर 4 ऑर्बिटल होते हैं। एस के 1 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए मैंने उसके नीचे 2 इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है। पी के हर ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यानी कि क्योंकि पी में 3 ऑर्बिटल हैं तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए मैंने 2 + 6 लिखा हुआ है। इस वजह से इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आ जाए थर्ड शेल पे। अगर आप ओ लेवल्स में होते हैं तो आप 2n² से जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो 3 का स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर बनता है 9। ये आपको एक्चुअली ऑर्बिटल दे रहा था नंबर, ओ लेवल में आप इस पर फोकस नहीं करते थे। 9 को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 18 हो जाता है। तो थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसको मैंने ग्रीन कलर से इसलिए लिखा हुआ है हाईलाइट करके, क्योंकि अक्सर ये पढ़ाते हुए हमें प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चे ओ लेवल से ये बात नहीं समझ के आए हुए होते कि थर्ड शेल की इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी 18 है। वो समहाउ ये पढ़कर आए हुए होते हैं कि थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जो कि थोड़ा सा करेक्शन रिक्वायर करता है। थर्ड शेल में जो एलिमेंट्स आप पढ़कर आए हैं उनमें 2 एलिमेंट ऐसे हैं, पोटेशियम और कैल्शियम, जिनमें थर्ड शेल 8 तक भर पाता है पहले इनिशियली। वो एक एक्सेप्शन है, ठीक है, जिससे ये साबित नहीं होता कि थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। थर्ड शेल की कैपेसिटी 18 ही है इलेक्ट्रॉन की। जो बच्चे यहाँ मुझसे कोचिंग पढ़कर आए या जिन्होंने किसी और टीचर से भी पढ़ा होगा, हो सकता है आपके उन टीचर ने आपको बात बताई हो, थर्ड शेल की कैपेसिटी तो 18 है इलेक्ट्रॉन्स की, पर आप उसमें अभी फॉर सम रीजन 8 इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे फॉर पोटेशियम एंड कैल्शियम। बाद में आप ए लेवल्स में जाएंगे और आगे जब एलिमेंट्स पढ़ेंगे तो उसमें थर्ड शेल और इलेक्ट्रॉन्स तक भरा करेगा। मुझे उन स्टूडेंट से थोड़ा सा ज्यादा इशू होता है समझाने में जो एक्चुअली ये पढ़कर आए होते हैं कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी सब शेल्स में 8 होते हैं। उससे सबसे पहला मसला तो ये आता है कि उन्हें ये नहीं पता होता कि शेल की लिमिट 7 तक है। वो इन्फिनिटी तक समझ रहे होते हैं कि इलेक्ट्रॉन डालते जाओ 8 करके जब तक पूरे ना हो जाए। तो ऐसा नहीं है। पहली बात, 7 से ज्यादा शेल ही नहीं होते किसी एटम में, और ऐसा नहीं होता कि आप हर शेल में 8-8 इलेक्ट्रॉन करते जाओ। हर शेल की अपनी कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन की, जो कि इस फॉर्मूले से निकलती है 2n² से। बहरहाल जो फैक्ट है वो ये है कि थर्ड शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ये सवाल अपनी जगह खड़ा है कि आप उसमें फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स क्यों डालते थे, वो हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक ये नहीं है। आज हमारा टॉपिक है कि आप पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझें। तो थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन किस तरह आते हैं? थर्ड शेल में 3 सब शेल्स हैं, ऊपर से पढ़ना शुरू करें। 3 का मतलब 3 सब शेल्स। सबसे पहला कौन? एस, फिर कौन? पी, फिर कौन? डी। एस में कितने ऑर्बिटल आते हैं? 1।
P में कितने ऑर्बिटल आते हैं? 3, और D में कितने ऑर्बिटल आते हैं? 5। ठीक है, ये रहा आपके पास, एक सेकंड, S में आपके पास ये रहा एक ऑर्बिटल, ये रहा P के 3 ऑर्बिटल, और ये रहे आपके D के 5 ऑर्बिटल। ठीक है, तो टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए? 9। इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इस ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और इस ऑर्बिटल में आपके 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। टोटल मिला के 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। समझ में आई बेटा ये बात? Yes sir. अच्छा, सर अब क्लियर S में, सर। S में कितने ऑर्बिटल होंगे? 1, 4 का मतलब 4 सब शेल्स। P में कितने होंगे भाई? 3। D में कितने होंगे भाई? 5, और F में कितने होंगे भाई? 7। सही है। पहले वाले में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2, S में मतलब। P में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 6। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 10, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 14। कुल मिला के हो जाएंगे 32 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप ओ लेवल्स में डायरेक्ट 4 का स्क्वायर करते तो 16 आंसर आता, वो ऑर्बिटल आता। इनटू 2 करते तो 32 आंसर आ जाता अगर डायरेक्ट करते तो। इस तरह इलेक्ट्रॉन्स निकल होते हैं अरेंज्ड। तो अगर आप में से किसी को 5th शेल समझना है दिमाग में, तो अब वो इस पैटर्न से समझ सकता है आगे। 6th भी समझ सकता है, 7th भी समझ सकता है। क्लियर है यहाँ तक? Yes sir. Clear. किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले अभी। सर आपने अभी सिर्फ मैथ समझाइए ना, कॉन्सेप्ट वगैरह तो नहीं बताया। हाँ, कॉन्सेप्ट नहीं बताया, सिर्फ मैथ्स बताइए इसकी। सर वो समझ मैथ में आ गई? क्लियर है। बस अभी यहीं तक रहना नहीं है। सर वो समझ। ठीक है, इसको रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास में फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हम सिर्फ ये 2 बुलेट पॉइंट्स पढ़ पाएंगे आज। अभी आपने ग्राउंड स्टेट का मतलब भी नहीं बताया मैंने आपको, तीसरे बुलेट पॉइंट का। ये टॉपिक्स थोड़ा, ए लेवल्स के टॉपिक्स थोड़ा स्लो चलते हैं। ठीक है, फास्ट नहीं चल सकते आप इसको लेके थोड़ा सा। उमर माइक अनम्यूट करके पूछें, क्या पूछ रहे हैं आप? सर एस और पी के साथ एस पी और डी और एफ के साथ जो 4 लगा हुआ है, इस 4 का क्या मतलब है? कि ये 4th शेल की बात हो रही है। तो 4 एस वाले सब शेल्स होंगे या एक ही एस होगा? एस एक ही है पर वो 4th शेल में है। ओके। ओके, चलें, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़ सर।